नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मेरठ से खबर है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है और जवान बेटे का शव ठेले पर लेकर घूमती रही एक लाचार मां। बेटे के शव को अंतिम संस्कार के लिए ये मां घूमती रही और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बेटे के शव को ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था जो है वो यहां पर ठप है और ये लाचार मां अपने बेटे के शव को ठेले पर ले जाती हुई दिखाई दी, चूंकि उसे एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई। तो जवान बेटे का शव ठेले पे डाल के अंतिम संस्कार के लिए ये बूढ़ी मां ले जाती हुई नजर आई, उसके साथ एक युवक भी। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो ने, इस तस्वीर ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल के रख दिया। अतुल, इस पे ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। अतुल, दावे बड़े बड़े लेकिन हकीकत इस तस्वीर में कैद। देखिए राजेश, जिस तरह से मेरठ में ये वीडियो वायरल हुआ है, देखा जा रहा है किस तरह से एक बेबस मां अपने बेटे की लाश रख कर के ठेले पर चौराहों पर घूमती हुई नजर आ रही है। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था ठप। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उत्तर की प्रदेश बात के की। उप मुख्यमंत्री की बात की जाए, ब्रजेश पाठक जी लगातार अलग अलग जगहों पर अस्पतालों में निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने का निर्देश देते हुए नजर आते हैं। लेकिन मेरठ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ठप है। किस तरह से एक मां बिलखती रहती है, चौराहे पर से निकलती हुई नजर आती है, वीडियो बनता है, सोशल मीडिया पर वायरल होता है। उसके बाद जो मुख्य चिकित्सक अधिकारी हैं अखिलेश मोहन जी, वो जांच का आश्वासन देते हैं, कमेटी गठित करते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से गरीब पीड़ित मां एक बच्चे को, अपने जवान बेटे को एक रिक्शा पर रख करके उसका अंतिम संस्कार के लिए भीख मांगती हुई नजर आती है, लोगों से भीख मांगने के बाद उसका अंतिम संस्कार होता है, कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। जिन गरीबों के पास अंतिम संस्कार करने के लिए तक पैसे नहीं है, उनके लिए प्रशासन को कहीं ना कहीं जो सामग्री है वो मुहैया करानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो मेरठ के तेजगढ़ी चौकी प्रभारी ने एक कहीं ना कहीं मानवता का चेहरा सामने आया, उसने इकट्ठा करके पैसा आपस में बांट करके उस जो पीड़ित मां है उसको देने के बाद अंतिम संस्कार कराया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस बैक डोर पर अगर बात की जाए तो इस तरह के भी काम करते हुए नजर आती है। स्वास्थ्य व्यवस्था ठप होती हुई नजर आ रही है। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो जो वीडियो वायरल हुआ उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ठेले में सब रख करके मां चौराहों पर घूमती हुई नजर आ रही है, लेकिन मेरठ में एम्बुलेंस तक नजर नहीं आ रही है। अतुल, इससे पहले भी कई इस तरह के मामले आए हैं जहां पे तमाम दावों की पोल स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली है और जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने भी खुद इस पर संज्ञान लिया, ब्रजेश पाठक ने। लेकिन फिर कहीं ना कहीं से इस तरह के मामले आ रहे हैं, इसे क्या माना जाए? क्या अभी भी लापरवाही अस्पताल प्रशासन बरत रहा है, डॉक्टर्स बरत रहे हैं? देखिए राजेश, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उप मुख्यमंत्री लगातार निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद देखा जाता है कि मेरठ के अंदर पहले भी कई मामले वायरल हुए। मेरठ मेडिकल की अगर बात की जाए तो लगातार लापरवाही का दौर जारी रहता है, मरीज वहां पर तड़प तड़प कर मरते हुए नजर आते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं डॉक्टर कहीं बड़ी लापरवाही करते हैं। उसके बावजूद देखा जाए तो मेरठ में जिस तरह से ये मामला प्रकाश में आया है, वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद सीएमओ साहब हरकत में आए और एक कमेटी बनाई है, जांच करा रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि ये कमेटी और ये सारी चीज पहले काम क्यों नहीं करती है? जिस वक्त वीडियो वायरल होती है, कोई खबर चलती है, उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है और उसके बाद कार्रवाई का दौर शुरू होता है। कहीं ना कहीं वो कार्रवाई भी कागजों में ही रह जाती है। देखा जाए तो ये लगातार इस तरह के मामले आते हैं, जांच बैठती है, कमेटी गठित होती है और उसके बाद जांच कहीं ना कहीं कागजों में ही निमट जाती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात हो, उप मुख्यमंत्री की बात हो, लगातार कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं, इस तरह की लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं ऐसे लापरवाह अफसरों पर मेहरबान है। लेकिन अतुल, चूंकि ये मामला तो सामने आ गया, ऐसे ना जाने कितने मामले होंगे जो तस्वीरों में कैद नहीं होते, कैमरे में कैद नहीं होते और लोग इस तरह से लाचार नजर आते हैं। जरूरत है सख्त कार्रवाई करने की उस अस्पताल प्रशासन के, उन डॉक्टर्स के जिनकी लापरवाही का नतीजा इस मां को भुगतना पड़ा। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि राजेश, जिस तरह से गरीब व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति लगातार सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, मौके पर डॉक्टर तक नहीं मिलते और उसके बाद अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाती है, ठेले पर रख करके अंतिम संस्कार के लिए जाया जाता है। और वहीं अगर अंतिम संस्कार की सामग्री की बात की जाए तो उन गरीब लाचार व्यक्तियों पर, लाचार मां पर
पैसे तक नहीं होते, एक दरोगा वो तो भगवान के रूप में उतर करके उसकी मदद कर देता है। जवान बेटे की डेड बॉडी माँ के सामने रखी हुई है, चौराहे पर बिलखती हुई माँ घूम रही है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि उसका अंतिम संस्कार कराया जा सके। वहीं दरोगा जी आते हैं, मदद करते हैं और उसके बाद में एक पीड़ित माँ अपने बड़े बेटे के साथ छोटे बेटे का अंतिम संस्कार करती है। अतुल, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, चूंकि ब्रजेश पाठक खुद उनके हवाले है, उनके कंधों पे जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, और वो अक्सर चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, मीडिया के जरिए हो, अगर उनके तक कोई मामला पहुंचता है तो वो खुद संज्ञान लेते हैं। लेकिन बार बार इस तरह के मामले आ रहे हैं, ये बताते हैं कि अभी भी जिस तरह की कार्रवाई करके एक उदाहरण पेश करने की जरूरत है, शायद वो कार्रवाई नहीं हुई है उन अस्पतालों के खिलाफ, उन डॉक्टर्स के खिलाफ जो ऐसी लापरवाही बार बार कर रहे हैं। देखिए राजेश, बिल्कुल सही है कि जिस तरह से उप मुख्यमंत्री लगातार कार्रवाई का आश्वासन देते हैं, निर्देश देते हुए नजर आते हैं कि कहीं लापरवाही पाई जाती है तो सख्ती से कार्रवाई करें, उच्च स्तर जो डॉक्टर हैं वो कार्रवाई करें, लेकिन उसके बावजूद मेरठ की बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था ठप नजर आती है। इस तरह के मामले वायरल होते हैं और उसके बाद जांच का आश्वासन दिया जाता है, उसमें कमेटी गठित होती है, जांच होती है और पता नहीं वो जांच कब किस पर क्या कार्रवाई होती है इस बारे में कोई नहीं बता सकता। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से सरकार लगातार सतर्क है, सरकार का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था में बदहाल स्थिति ना देखने को मिले, लेकिन मेरठ की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ठीक। कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है और कार्रवाई का कहीं ना कहीं जो खाना पूर्ति है वो करते हुए जो अधिकारी है वो नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या अभी इस पर कोई संज्ञान लिया गया? अभी ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या इस पे, चूंकि आप बता रहे हैं कि कमेटी बनाई गई, लेकिन इस पे क्या कमेटी की जरूरत है? तस्वीर सामने है, अस्पताल सामने है, वो पीड़ित मां सामने है, तो जरूरत तो कार्रवाई की है। देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चौराहे का वीडियो वायरल हुआ है वहां पे अगर बात की जाए तो अस्पताल अनेक है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है किस अस्पताल से उस व्यक्ति को निकाला गया है जिस वक्त उसकी डेथ होती है, कहां से वो मां जो रिक्शा है, जो 4 पहिए वाला रिक्शा है उसका बंदोबस्त करती है और जो ठेला ठीक है है, उसका बंदोबस्त किया बिल्कुल। जाता है ये और उस तस्वीरें विचलित भी करती हैं, डराती भी हैं। बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी के लिए, और सवाल भी उठाती हैं तस्वीरें पूरे सिस्टम पे। आगे बढ़ते हैं। इंडिया नाम हटाने पे बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान आया कि संविधान के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं है। बीजेपी की यह सोची समझी साजिश है, ये मायावती कह रही हैं, और बीजेपी के इस खेल की हम निंदा करते हैं। इंडिया नाम हटाना ठीक नहीं, मायावती ने कड़े शब्दों में इस पर ऐतराज जताया। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। तो चूंकि G20 के डेलीगेट्स को आमंत्रित करने के लिए भोज पे जो पत्र था जो वायरल हो रहा है, जिसपे प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट ऑफ भारत जिस पे लिखा गया था, उसको लेकर सियासत खूब हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, और अब मायावती भी खुल के सरकार को घेरती हुई इस मामले पे नजर आ रही। तो इंडिया नाम हटाने पे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया। और संविधान के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं, यह मायावती ने कहा। बीजेपी की यह सोची समझी साजिश है। और कैबिनेट बैठक के बाद इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। % अगर इस पे कैपिटल सब्सिडी। अब दूसरा विषय में जिसके ऊपर मैं आपके पास आ रहा हूं, वो 2 पहाड़ी राज्यों से जुड़ा है जहां पर पलायन एक समस्या रहती है क्योंकि इंडस्ट्री ना हो। लेकिन 1 दिसंबर 2002 को श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय के प्रधानमंत्री, उन्होंने विशेष इंडस्ट्रियल पैकेज जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन राज्यों को दिया था, जिसके कारण बहुत इंडस्ट्री वहां पे लगी भी, निवेश भी हुआ, रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हुए। इसी तरह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में कमान संभाली, तो जैसे मैं हिमाचल से आता हूं, तो हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा यूपीए की सरकार में खत्म कर दिया गया था। उन्होंने विशेष राज्य का दर्जे का भी उस समय दिया, लेकिन 2017 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम आईडीएस 2017 लेकर आए, जहां हिमाचल, उत्तराखंड को उसका लाभ मिला। और इसके अंतर्गत प्लांट एंड मशीनरी, जो नए यूनिट लगाएगा उसको प्लांट एंड मशीनरी पर 30% की सब्सिडी मिलेगी, और 5 करोड़ रुपए कैप थी एक यूनिट के ऊपर कि 5 करोड़ तक की उसको सब्सिडी मिलेगी। ये स्कीम 1 अप्रैल 2017 से 2022 तक, 31 मार्च तक लागू थी।
इसके अंतर्गत दोनों राज्यों में सब्सटैंशियल एक्सपेंशन, काफ़ी एक्सपेंशन इंडस्ट्री यूनिट्स का हुआ। प्लांट एंड मशीनरी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हुई, क्योंकि जब नया कारखाना लगता है तो एक और जहां 30% कैपिटल सब्सिडी मिली प्लांट एंड मशीनरी पर, वहीं पर जो इस यूनिट को लगाने के बाद आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता था, उसको भी 5 वर्षों तक 100% रिइंबर्समेंट करने का प्रावधान इसके अंतर्गत था। तो इंडस्ट्री लगे भी, फिर 5 वर्षों तक इंश्योरेंस प्रीमियम उसका दिया भी जाए, वो भी भारत सरकार ने 100% दिया। हालांकि उस समय इसके लिए 131.90 करोड़ का प्रावधान था कि इतना इसके लगभग सब्सिडी देनी पड़ेगी, लेकिन लोकप्रियता इतनी हुई इस योजना की और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बहुत सारे औद्योगिक यूनिट भी आए। कुल मिलाकर लगभग 774 यूनिट उस समय सीमा के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा पाए। 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश इसमें हुआ और 49,000 के लगभग इसमें रोजगार प्रत्यक्ष रूप में मिल पाए, सृजन हुए। अब इस योजना के अंतर्गत इनको 1153 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलना चाहिए था, लेकिन योजना में पहले 131 करोड़ का ही प्रावधान था। तो आज अनुमोदन किया गया है 1164.53 करोड़ का। 1164.53 crore rupees have been sanctioned for this scheme. अब इसमें 1153 करोड़ जाएगा जो इंडस्ट्री वालों का बनता है उसको, और 11.53 करोड़ जाएगा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे उसके रूप में। ये दो, तो मैं दोनों पहाड़ी राज्यों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करता हूं कि जो इंडस्ट्री यूनिट्स ने वहां पर रोजगार के अवसर दिए, आपने उनको जो कहा था वो उनको सब्सिडी के रूप में उपलब्ध भी करवाया है। प्रश्न आप में से किसी का? So we may take some questions now. Yeah, we can begin from here. 110. और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक है। थोड़ी देर में ये बैठक होने जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की पहली आधिकारिक ये बैठक है। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की ये पहली आधिकारिक बैठक है। क्योंकि 8 सदस्यीय समिति का ऐलान किया गया, उसमें विपक्ष के नेता भी शामिल। अधीर रंजन चौधरी का नाम इसमें, गुलाम नबी आजाद का नाम उसमें, हरीश साल्वे उस समिति के सदस्य, उनके अलावा भी कई नाम जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी है। अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं इस समिति के, और इस समिति की आज ये बैठक है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब तेजी देखी जा रही है और इसी को लेकर कुछ ही देर में बैठक होने जा रही। तो थोड़ी देर में बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में आगे की रूपरेखा तैयार होगी। और दिल्ली से पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अहम बैठक होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सरकार लगातार यही कवायद कर रही है कि देश के चुनाव की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। आपने देखा कि हाल ही में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनको कहीं ना कहीं इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। थोड़ी देर पहले जो गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, इसके साथ ही जो केंद्रीय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही तमाम जो सदस्य हैं समिति के, वो भी उनके भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। चूंकि अधीर रंजन चौधरी की अगर हम बात करें, उन्होंने बकायदा एक पत्र जारी किया था और कहा था कि मैं इस समिति का सदस्य नहीं रहूंगा। तो निश्चित रूप से अब देखने वाली बात होगी, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या अधीर रंजन चौधरी भी इस समिति के चूंकि सदस्य हैं, वो इसमें बैठक में हिस्सा लेते हैं कि नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस
समिति का एक रूपरेखा काम होगा कि एक रूपरेखा तैयार किया जाए कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में देश की जनता सोचती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये भी तय किया जाएगा कि आगे किन किन लोगों से सुझाव लेना है, क्योंकि सरकार को जब भी इस तरीके का बड़ा फैसला लेना होता है तो तमाम चाहे धर्मगुरुओं की बात करें या अलग अलग जो पार्टियां होती हैं उनसे कहीं ना कहीं सलाह लेना होता है। यानी कि सबको विश्वास में लेकर ही सरकार कोई कानून बना सकती है। ऐसे में ये भी प्रयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा हो सकती है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। आपने देखा कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस बात की आशंका जताई थी कि दिसंबर में सरकार जो है वो चुनाव करा सकती है लोकसभा का, यानी कि समय से पहले सरकार चुनाव करा सकती है। हालांकि तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं या बीजेपी नेता हैं उनका कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो निश्चित रूप से ये देश के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं बचेगा। इसके साथ ही जो मैन पावर अलग अलग समय पे चुनावों के लिए अलग अलग जगहों पे लगाया जाता है। ठीक है, आप इस बैठक पर नजर पीयूष बनाए रखिएगा, मैं आपसे फिर जानकारी लूंगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में हो रहे अवैध निर्माण और 6000 पेड़ों के कटान के खिलाफ दायर देहरादून निवासी अनुपंत और श्वेत संज्ञान के लिए जाने वाली 2 जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले की जांच सीबीआई को दे दी है। इसके साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य की अन्य जांच एजेंसियों से सीबीआई का जांच में सहयोग करने को कहा है और कोर्ट ने आदेश की एक प्रति डायरेक्टर सीबीआई को जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं। तो पहले हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि कोर्ट ने 1 साल पहले पेड़ों के अवैध कटान के बारे में मुख्य सचिव को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी कहा गया कि अब तक 6000 पेड़ काटे जा चुके हैं। तो इस मामले में अब हाईकोर्ट ने इस पर खुद एक्शन जो है उनका दिखाई दे रहा है और सीबीआई अब इस मामले की कहीं ना कहीं जांच करेगी। सुदीप जैन इस पे ज्यादा जानकारी हमारे ब्यूरो चीफ देंगे। सुदीप, अवैध निर्माण और 6000 पेड़ों के कटान के खिलाफ अब सीबीआई जो है मामले की जांच करेगी। जी बिल्कुल, ये आज की बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जब की थी तो पूर्व में ही ये संकेत दे दिए थे कि जांच से हाईकोर्ट बहुत सहमत नहीं है। अब राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, वन मंत्री सुबोध उनियाल, उनका कहना है कि इस मामले को सरकार परीक्षण कराएगी और सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इस मामले की सीबीआई जांच यदि होती है तो तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत भी पूरी तरह घेरे में आते दिख। बात कि इस पूरे प्रकरण में अभी तक जो जांच हुई विजिलेंस द्वारा उसमें कई कार्रवाइयां की गई, परंतु जो याचिकाकर्ता शिकायत करता था वो हाईकोर्ट को ये कह रहा था कि जांच उचित नहीं हो रही है और जांच में छेड़छाड़ की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप जानकारी के लिए। तो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार और कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण का यह मामला है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां केंद्रीय मंत्री के घर का मामला है और समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। मंत्री के बेटे की पिस्टल से विनय की हत्या हुई थी और पीड़ित परिवार से मिलकर डेलीगेशन ने आश्वासन दिया है। तो मंत्री के बेटे की पिस्टल से विनय की हत्या हुई थी, तो पीड़ित परिवार से मिलकर डेलीगेशन ने परिवार को आश्वासन दिया। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन यहां पहुंचा। पीड़ित परिवार के बीच केंद्रीय मंत्री के घर पर हत्या का यह मामला, जिसमें समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और मंत्री के बेटे की पिस्टल से ही चूंकि विनय की हत्या की गई थी, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे, 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो केंद्रीय मंत्री के घर पर विनय की हत्या का यह मामला, जिसमें समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। स्कंदिता मिश्रा लखनऊ से हमारी संवाददाता। स्कंदिता, यहां समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने विनय के परिवार से मुलाकात की है।
जी बिल्कुल, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन ने पूरा जो है विनय के परिवार से मुलाकात की है और आज समाजवादी पार्टी के कई लोग जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। वहां पर पहुंच के उन्होंने जो पीड़ित परिवार है उससे मुलाकात की है और समाजवादी पार्टी ने पहले ही कहा था कि जो उनके जो भी पीड़ित परिवार है, विनय की फैमिली है, उससे जाके समाजवादी पार्टी के लोग मिलेंगे और साथ समाजवादी पार्टी के कई लोग जो हैं वहां पर आज पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के कई लोग जो हैं, जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, जो आज पहुंचे हैं और उन्होंने पहुंचकर जो है विनय के परिवार से मुलाकात की है। तमाम लोग जो है वो इसका हिस्सा रहे हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है बड़ा केंद्रीय मंत्री के जो घर में विनय की हत्या का मामला था, उसमें आज समाजवादी पार्टी के तो डेलीगेशन ने परिवार से मुलाकात की है। और इसके अलावा बता दें जो मंत्री CL वर्मा हैं, उनके नेतृत्व में ये पूरा डेलीगेशन गया था और सोनू कनौजिया, जय सिंह, जयंत हैं, रितु रावत हैं, ये तमाम लोग हैं वो डेलीगेशन का हिस्सा थे, डेलीगेशन में शामिल थे, जिन्होंने आज विनय के परिवार से मुलाकात की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्कंदिता जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके उन्हें आश्वासन दिया कि उनको वो न्याय दिलाएंगे, उनके न्याय दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।